हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि 2025-2026 में मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स होने वाली है जिनके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 61 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, जो प्री एक्लेम्सिया है जिस भी प्रेग्नेंट वुमेन को होगा उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा आपको। ऑप्शन ए सीवियर हेडेक, ऑप्शन बी लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी इंक्रीज यूरिनेशन, ऑप्शन डी डिक्रीज एपेटाइट। नो राइट आंसर इज सीवियर हेडेक। ओके, क्या है, क्या देखने को मिलेगा जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट है उनको प्रेजेंट टाइम में सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन इन यूरिन, सीवियर हेडेक। विच आर द साइन ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन बोथ मदर एंड बेबी। ओके, क्या देखने को मिलेगा प्री एक्लेम्सिया में। हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा और क्या देखने को मिलेगा आपको, हेडेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इन द सेकेंड टाइमेस्टर। सेकेंड टाइमेस्टर में जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसका क्या कारण होता है। नाउ ऑप्शन ए प्लासेंटल अबॉर्प्शन, ऑप्शन बी एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी सर्वाइकल इनसफिशियंसी, ऑप्शन डी प्लासेंटा प्रीविया। नाउ राइट आंसर इज सर्वाइकल इनसफिशियंसी। क्या देखने को किसकी वजह से होगी, सर्वाइकल इनसफिशियंसी की। इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर सर्वाइकल इनसफिशियंसी वी हैव द सर्विक्स वीकनेस एंड डायलेटेड पेरीमेट्रियम is the common cause of vaginal bleeding and preterm labor. ओके, प्रीटर्म लेबर और वेजाइनल ब्लीडिंग का क्या कारण है, सर्वाइकल इनसफिशियंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया का क्या साइन है। ऑप्शन ए सडन इंटेंट एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफन 22 वीक, ऑप्शन सी वोमिटिंग एंड फीवर, ऑप्शन डी रैपिड फिटल मूवमेंट। राइट आंसर इज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, जो प्लासेंटा प्रीविया है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आफ्टर 20 वीक। ओके, placenta previa is the characterized by the painless bright red vaginal bleeding after 20 week of pregnancy caused by the placenta covering इन द सर्विक्स। ओके, प्लासेंटा प्रीविया में जब प्लासेंटा कहाँ इम्प्लांट होता है, सर्विक्स के ऊपर, तब हमको क्या देखने को मिलता है, 20 वीक के बाद में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important risk factor for the developing a venous thromboembolism during pregnancy? ओके, जो रिस्क फैक्टर है तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज एज, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी प्रीवियस वीटीई, ऑप्शन डी मल्टीपल प्रेगनेंसी। नो राइट आंसर इज प्रीवियस वीटीई। A previous history of venous thromboembolism is a major risk factor for developing blood clots during pregnancy, as pregnancy increase the risk of clotting. Okay, क्या होगा, increase of risk clotting ज़्यादा होगी। Which of the following is the most common method to managing shoulder dystocia during delivery? ओके, ये सारे जो है हम ओबीजी और गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस समय हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो एबनॉर्मल वाला चल रहा है। सो आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि एबनॉर्मलिटीज़ के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, नाउ ऑप्शन ए सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी सुप्राप्यूबिक प्रेशर, ऑप्शन सी फंडल प्रेशर, ऑप्शन डी वैक्यूम एक्सटेंशन। नाउ राइट आंसर इज सुप्राप्यूबिक प्रेशर। ओके, suprapubic pressure applied above the pubic bone. Okay, it is a technique used to help release the shoulder during shoulder dystocia. Should a baby shoulder get sucked
beyond the pubic bone. Okay, next question. What is the term for the removal of placenta manually when does not टच नेचुरली आफ्टर चाइल्ड बर्थ? ठीक है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद में यदि प्लासेंटा अपने से खुद ब खुद 30 मिनट के अंदर बाहर नहीं आता, 50 to 30 मिनट के अंदर, तो हम उसको मैनुअली बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ऑप्शन बी प्लासेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी manual removal of placenta, option D dilatation and curettage. Now right answer is manual removal of placenta. Okay, जब क्या होता है कि प्लासेंटा 15 to 30 मिनट के अंदर नेचुरली बाहर नहीं आता है या नेचुरली डिटेच नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करेंगे। ओके, क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज एंड इन्फेक्शन। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या रिस्क बढ़ जाएगा? पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the first line treatment of hyperemesis gravidarum, severe nausea and vomiting during pregnancy? अब hyperemesis gravidarum किसको कहते हैं? severe nausea and vomiting during pregnancy, उसको क्या बोला जाता है? hyperemesis gravidarum। तो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेरॉयड, ऑप्शन बी एंटीहिस्टामिन्स, ऑप्शन सी IV फ्लूइड एंड एंटीएमेटिक, ऑप्शन डी बेड रेस्ट। नाउ राइट आंसर इज फ्लूइड, IV फ्लूइड एंड एंटीहिस्टामिन्स। ओके, क्या करेंगे? जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि हमें जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम है उसको ट्रीट करने के लिए IV रिप्लेसमेंट करते हैं। किस लिए करते हैं? डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। और मेडिसिन कौन सी दी जाती है? एंटी इमेटिक्स दी जाती है टू प्रिवेंट क्या या टू कंट्रोल वोमिटिंग एंड नोसिया को। ओके, वोमिटिंग और नोसिया को कंट्रोल करने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग दी जाती है और डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड दे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द मिडवाइफ व्हेन अ मदर रिपोर्ट डिक्रीज फीटल मूवमेंट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर? ऑप्शन ए परफॉर्म अ pelvic exam, ऑप्शन बी advise the mother to rest and hydration, option C send the mother for non-stress test and or ultrasound, option D increase the maternal activity and stimulate movement। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? send to the mother for non-stress test and ultrasound। ठीक है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट होता है तो हम उसके इवॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देते हैं फॉर द फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड चेंज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन बी डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन सी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो क्या है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या चेंज आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के? तो क्या चेंज आता है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ओके, क्या चेंज देखने को मिलता है हमको? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 to meet the need for developing fetus and placenta। ओके, क्या है? 30 to 50% टू डेवलपिंग प्लासेंटा एंड फीटस के लिए बढ़ा हुआ मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर द पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन कॉज करने वाले क्या फैक्टर है? ऑप्शन ए शॉर्ट लेबर, ऑप्शन बी फर्स्ट टर्म मदरहुड, ऑप्शन सी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, ऑप्शन डी वेजाइनल डिलीवरी। नाउ राइट आंसर इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। क्या है? Women with a history of depression or mental
health issue or the high risk developing the postpartum depression following the childbirth. ओके, चाइल्ड के समय में या फिर प्रेगनेंसी के समय में माँ यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या पहले प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best position for a woman in the labor to relieve back pain associated with the posterior fetal position? ओके, जो बेस्ट पोजीशन है वुमेन की लेबर के समय में बैक पेन को रिलीव करने के लिए कौन सी होगी? ऑप्शन ए, लाइन ऑन हर बैक. ऑप्शन बी, लाइन ऑन हर साइड. ऑप्शन सी, हेड एंड नी पोजीशन. Option D, squatting position. Now right answer is head and knee position. Okay, head and knee position is a help to relieve back pain and encourage the baby to rotate it into the more फ्यूरेबल पोजीशन फॉर द डिलीवरी. ठीक है, ये हेल्प क्या करेगी? मदर को पेन थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी, पेन को रिलीव करने की कोशिश करेगी, और इस पोजीशन से क्या फ़ायदा होगा? ये डिलीवरी के लिए फ्यूरेबल होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्राइंडिकेशन फॉर द वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन? ओके, क्या है कंट्रा इंडिकेशन, क्या है वेज आफ्टर सिजेरियन सेक्शन के लिए? ऑप्शन ए, सिंगलेटन प्रेगनेंसी. ऑप्शन बी, प्रीवियस वर्टिकल इंसीजन. ऑप्शन सी, मैटरनल ओबेसिटी. ऑप्शन डी, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. नाउ राइट आंसर इज प्रीवियस वर्टिकल इंसीजन. ओके, previous vertical incision, cesarean incision, is the contraindication for VBAC because the increased risk for uterine rupture during pregnancy. ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या रिस्क क्या बढ़ जाता है कि लेबर के समय में क्या होगा कि यूट्रस रप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम फिर से सिजेरियन सेक्शन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most common cause of preterm birth? Okay, option A, maternal diabetes. Option B, preeclampsia. Option C, multiple gestation. Option D, unknown causes. Now right answer is unknown causes. Okay, most case of preterm birth occur for the unknown reason. Okay, alert factor like multiple gestation, infection, prevention of postpartum birth increase at risk. Okay, now next question, what is the main goal of prenatal care? prenatal care के main goal क्या है या main purpose क्या है? ऑप्शन ए, मॉनिटर fetal development. ऑप्शन बी, prevent maternal complication. ऑप्शन सी, educate the mother on the delivery options. Option C, prevent and manage the pregnancy related complication. Now right answer is prevent and manage the pregnancy related complication. Okay, तो क्या है main goal of prenatal care is to monitor and prevent the complication for both mother and fetus throughout the pregnancy. क्या है हमारा मेन गोल, क्या होता है कि माता और माँ और बच्चे को जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे प्रिवेंट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए, 100 to 60 mm/Hg. ऑप्शन बी, 120 to 80 mm/Hg. ऑप्शन सी, 140 to 90 mm/Hg. ऑप्शन डी, 130 to 85 mm/Hg. Now right answer is 120 to 80 mm/Hg. A normal blood pressure during pregnancy around 120 to 80 mm/Hg. Blood pressure higher than may increase the gestational hypertension या preeclampsia. यदि इससे ज़्यादा यदि इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg से, तो क्या कॉज करेगा? हाइपरटेंशन या प्रीएक्लेम्सिया कॉज करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary risk for urine synthesis oxytocin या pitocin during labor? तो क्या है
जो हम उसके समय प्रेगनेंसी लेबर के समय जो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं उसका क्या कारण है, या वो कैसे प्रिवेंट करता है, या किस रिस्क को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन बी फीटल हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी पोस्टपार्टम हेमोरेज, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड लेबर। नाउ राइट आंसर इज फीटल हाइपोक्सिया। क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन कैन बी लीड टू हाइपर stimulation of the uterus, which may be result reduce the uterine blood flow and fetal hypoxia due to the prolonged or initial contraction. Okay, क्या करेगा ये, हेल्प क्या करता है, यूट्राइन स्टिमुलेशन करता है। तो इसमें इसमें क्या होगा कि जो ब्लड का जो फ्लो है, रिड्यूस यूट्राइन ब्लड फ्लो होगा, और क्या है, फीटल हाइपोक्सिया से प्रिवेंट होगा। प्रोलॉन्ग जो लेबर है उसकी कंडीशन भी प्रिवेंट होती है इससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकली साइन ऑफ मैटरनल एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय में मैटरनल एनीमिया होने के क्या कारण है। ऑप्शन ए स्वेलन फीट एंड एंकल, ऑप्शन बी पेल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इंक्रीज एपेटाइट। नाउ राइट आंसर इज पेल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब तो देख लेते हैं इसमें क्या है। एनीमिया ड्यूरिंग pregnancy often present when symptoms like polar fatigue and weakness due to the lower than normal red blood cell count. Okay, next question, what is the primary concern when a woman exercise the prolapsed umbilical cord? Okay, ऑप्शन ए फीटल ऑक्सीजन डिप्रीवेंट, ऑप्शन बी मैटरनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन डी एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। नाउ राइट आंसर इज फीटल ऑक्सीजन deprivation. Prolapsed umbilical cord occur when the umbilical cord slip head of the baby, when can cause cord compression, reducing the blood flow and oxygen flow for the fetus, preventively lead to the fetal depression. Okay, यदि umbilical cord prolapse होता है तो क्या होगा, बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the recommended weight gain for the woman with a normal BMI during pregnancy। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के समय जितनी BMI होती है उस अकॉर्डिंग वुमेन का कितना वेट गेन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम्स में रखा हुआ मिलेगा। ओके, नाउ ऑप्शन ए 10 to 15 kg, ऑप्शन बी 11 to 16 kg, ऑप्शन सी 5 to 10 kg, ऑप्शन डी 18 to 22 kg। नाउ राइट आंसर इज 11 to 16 kg। ठीक है, कितना वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 11 to 16 kg। जो नॉर्मल है, जो किसको हेल्प करता है, फीटल और मैटरनल ग्रोथ को हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common complication in a pregnancy with RH incompatibility? Option A placenta previa, option B hydrocephalus, option C preeclampsia, option D preterm labor. Now right answer is hydrocephalus। ठीक है, RH incompatibility can lead to hemolysis of fetal red blood cell, cause the hydrocephalus, which are severe condition characterized by the fluid wilting of the fetal tissue. Okay, now next question, which of the following is a classical symptom of the uterine infection या endometritis postpartum? ऑप्शन ए फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड फुल स्मेलिंग लोकिया, ऑप्शन बी सीवियर हेडेक एंड विजन चेंज, ऑप्शन सी सडन वेट लॉस एंड टैकिकार्डिया, ऑप्शन डी पेनफुल यूट्राइन एंड पेल्विक प्रेशर। नो राइट आंसर इज फीवर, एब्डोमिन पेन एंड फुल स्मेलिंग लोकिया। postpartum endometritis infection is uterine lining, typically present with fever, abdomen pain and full smelling lochia. Now next question,
What is the most appropriate method to assess the adequacy of the baby breathing immediately after birth? Option A, head weight measurement. Option B, observe the chest movement. Option C, blood gas analysis. Option D, temperature check. Now right answer is observe the chest movement. Okay, adequate the baby breathing can be assist the observe chest movement, encourage the ensure newborn making regular and labor breath. Next question, which of the following is a major concern during the third stage of labor? Option A, uterine rupture. Option B, placental retention. Option C, shoulder dystocia. Option D, amniotic fluid embolism. Now, right answer is placental retention. Okay. Third stage of labor involving the expulsion of the placenta, one with the major concern during the third stage of placental retention, where the placenta falls detached and expel naturally increase the risk for hemorrhage. ओके, क्या है जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में है, हमको क्या चेक करना होता है? हमको चेक करना होता है कि प्लासेंटा डिटेच हुआ है या नहीं हुआ है। यदि प्लासेंटा डिटेच नहीं होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या कि हेमोरेज की कंडीशन बढ़ते जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the fetal heart rate declination caused by the cord compression during contraction? Okay, option A, early declination. Option B, variable declination. Option C, late declination. Option D, suicidal declination. Now right answer is variable declination. Variable declination are caused by the umbilical cord compression, resulting the abrupt drop in the fetal heart rate that may be occurred during the contraction. Okay, next question, which of the following is the most common cause of late term miscarriage? Option A, chromosomal abnormality. Option B, uterine informality. Option C, placental insufficiency. Option D, infection. Now right answer is placental insufficiency. Placental insufficiency is the most common cause of late term miscarriage. Okay, it can be prevent the fetus receiving sufficient nutrition of oxygen. Okay, placental insufficiency जो होती है वो उसकी वजह से क्या होता है, मिसकेवेज होता है, लेट टर्म मिसकेवेज होता है। आफ्टर 12 वीक होगा ये मिसकेवेज। इसमें क्या होगा, फीटस को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expected uterine involvement process after delivery? ओके, जो नेचुरली इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का वो किस टाइप से होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, रैपिड डिक्रीज ऑफ यूट्राइन साइज वेट विद इन 6 वीक। ऑप्शन बी, कंप्लीट इन्वोल्यूशन विद इन 12 आवर्स। Option C, non-change in the uterus size post-delivery. Option D, uterus remaining enlarged. Insufficiency. Now right answer is rapid decrease in uterine size weight within the 6 week. ओके, तो जो यूट्रस का इन्वोल्यूशन कब तक हो जाता है, 6 वीक के भीतर हो जाता है, यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्रस 6 वीक की एज में आ जाता है। तो जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में है कितने वीक में आता है यूट्रस, तो वो है 6 वीक में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following medicine used to the prevent of group B streptococcus infection during labor? Option A, penicillin. Option B, cephalosporin. Option C, amoxicillin. Option D, vancomycin. ठीक है, जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है लेबर के समय, तो वो दी जाती है पेनिसिलिन। ओके, कौन सी दी जाती है, पेनिसिलिन ड्यूरिंग द लेबर टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन
टू प्रिवेंट द न्यू बोर्न फॉर द मदर इज़ पॉजिटिव, यदि ठीक है मदर यदि पॉजिटिव है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी इन्फेक्शन से, तो हम क्या करेंगे, लेबर के समय में कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, पेनिसिलिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most likely used to late postpartum hemorrhage after 24 hours but before 6 week? तो क्या है, ऑप्शन ए रेपिड प्लासेंटल फ्रेगमेंट्स, ऑप्शन सी यूट्राइन रप्चर, ऑप्शन ऑप्शन सी सर्वाइकल लिक्वेशन, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। नो राइट आंसर इज retained placental fragments. Late postpartum hemorrhage are often caused by the retained placental fragment which prevent the uterus from the contraction, preliminary lead to the continuous bleeding. Okay. Next question. What is the main characteristic of the third degree perineal tear? Okay. थर्ड डिग्री जो पेरिनियल केयर होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ऑप्शन ए इन्वॉल्व द वेजाइनल वॉल ओनली, ऑप्शन बी extend through the perineum muscles and anal sphincters, option C is limited into the skin, option D involving the cervix. Now right answer is option B, extend through the perineal muscles, anal and sphincters. Okay, यानी कि जब थर्ड डिग्री पेवेनियल टीयर होगा तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, पेवेनियल मसल्स इन्वॉल्व होगी और एनल स्पेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिपेयर करने के लिए सर्जिकल रिपेयर की आवश्यकता होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सिम्टम फॉर द प्री-एक्लेम्सिया इन द पोस्टपार्टम पीरियड? ऑप्शन ए एब्डोमिनल क्रम्प, ऑप्शन बी सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्कम्फरेंस, ऑप्शन सी एक्सेसिव थर्स्ट, ऑप्शन डी रैपिड वेट लॉस। नाउ राइट आंसर इज सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्कम्फरेंस। ठीक है, postpartum pre-eclampsia can be manifested with the symptoms such as the severe headache, visual discomfort, high blood pressure, required immediately medical attention. Okay. Next question, which of the following is the key factors of diagnosing hyperemesis gravidarum? Option A mild nausea and vomiting, option B weight loss excessive 5% of pre-pregnant weight, option D increased appetite, option D dehydration और without vomiting। तो क्या है, वेट लॉस एक्सेसिव 5% प्री प्रेग्नेंट वेट। ओके, जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडाrum होगा उसमें क्या होगा, आपको नोसिया और वोमिटिंग होगा, वो क्या कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, कितना होगा, 5% वेट लॉस होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बेलेंस देखने को, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the contraindication for the use for mesopostal during labor? Okay, क्या है, जब हम मीजोपोस्टल देते हैं कंट्राइंडिकेशन क्यों है? ऑप्शन ए प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी, ऑप्शन बी जस्टिशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी मैटरनल ओबिसिटी, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नाउ राइट आंसर इज प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। यदि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो हम लेबर के समय में मीजोपोस्टल नहीं देंगे, क्योंकि क्यों देंगे, हाई रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर आपको देखने को मिलेगा। यदि हम प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है और यदि हम नॉर्मल लेबर करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट मे बी कॉज, क्या करेगा, ये क्या कॉज करने की कोशिश करेगा, यूट्राइन रप्चर करने की कोशिश करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best approach to the manage women with the severe preeclampsia at 34 weeks of gestation? Option A immediate delivery, option B bed rest and antihypertensive medication, option C induction of labor at 38 weeks of pregnancy, option D prolonged monitor and hydration. Now right answer is immediate delivery. Okay, क्या है, यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हमको क्या करना है,
इमीडिएट डिलीवरी करना है। प्री एक्लेम्सिया रिक्वायर्ड इमीडिएट डिलीवरी, यूजुअली इंडक्शन सिजेरियन सेक्शन, प्रिवेंट मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशन लाइक सीजर एंड स्ट्रोक। ठीक है, यदि बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोटेंशन है तो हमको क्या करना है, इमीडिएट डिलीवरी करवाना है। क्यों करवाना है कि प्रिवेंट करना है मैटरनल और फीटल फर्दर कॉम्प्लिकेशन के लिए। अब फर्दर कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, माँ को सीजर और स्ट्रोक करने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, जल्द से जल्द सीजेरियन सेक्शन करके बेबी को आउट कर लेना है और उसको फर्दर केयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्लेरेशन इन द फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग? ऑप्शन ए कॉर्ड पोलिप्स, ऑप्शन बी मॉनिटर हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी अल्ट्रा placental insufficiency, option D fetal distress, or now answer is alto-placental insufficiency. Late declination of the typically caused by the ultra-placental insufficiency, where the placental does not provide adequate oxygen to the fetus, leading to drop in heart rate after contraindication. Next question, which of the following is the common complication in the third trimester of pregnancy? Option A placental abruption, option C B hyperemesis gravidarum, option C morning sickness, option D pelvic glide pain. Now right answer is placenta abruption. Placenta abruption, where the placenta prematurely separated from the uterine wall, is the common and serious complication of the third trimester after causing bleeding and fetal distress. ठीक है, जो मेजर कॉज क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के टू प्लासेंटा होता है, और ये क्या कॉज करता है, फीटल डिस्ट्रेस कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the performed method of diagnosis gestational diabetes during the pregnancy? Option A random blood glucose test, option B oxygen glucose tolerance test, option C fasting blood glucose test, option D uterine glucose test. Now right answer is oral glucose tolerance test. Oral glucose tolerance test is the performed method diagnose the gestational diabetes, typically performed between 24 to 28 week pregnancy. कब परफॉर्म किया जाता है, 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। किस लिए किया जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन? ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी ओवेरियन डिस्फंक्शन. नाउ राइट आंसर इज polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome is the most common cause of infertility in women due to the hormone imbalance and affect ovulation. ठीक है, जो PCOS है वो क्या इफेक्ट करता है, ओवुलेशन को इफेक्ट करता है, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी और इनफर्टिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फॉर द वुमेन हैविंग अ हर फर्स्ट बेबी? तो जब फर्स्ट टाइम हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, बेबी को फर्स्ट बेबी है, तो मैं फर्स्ट स्टेज की कितनी ड्यूरेशन होगा? ऑप्शन ए 1 to 2 आवर्स, ऑप्शन बी 4 to 6 आवर्स, ऑप्शन सी 12 to 18 आवर्स, ऑप्शन डी 20 to 24 आवर्स. नाउ राइट आंसर इज 12 to 18 आवर्स. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, तो उसमें कितने देर की होगी, 12 to 18 आवर्स की होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most appropriate action of the postpartum woman is unable to uterine after delivery? Okay, option A perform the pelvic examination, option B after frequent fluid intake and privacy, option C administered an enema, option D immediate insert the Foley catheter. Now right answer is offer frequent intake of PVC. ठीक है, postpartum women may have difficult urination due to the swelling of trauma for from the delivery. Offer fluid frequently encourage the spontaneous voiding and characterized by the only necessary if women unable to urinary
अटेम्प्ट टू सीवियर हावर्स। ओके, हम उसको कैथेटर कब देंगे, जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा तब, अदरवाइज नहीं। उसको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, फ्लूइड इनटेक करवाना है, इनकोवेज करना है और सेल्फ वाइडिंग के लिए इनकोवेज करना है। ठीक है। Now next question, which of the following is the key characteristic of the active labor phase? Option A, cervical dilatation of 0 to 3rd centimeter. Option C, contraction or invagulation. Option C, cervical dilatation of 4 to 7 centimeter. Option C, intense urge of to pus. Now right answer is cervical dilatation of 4 to 7 centimeter. Okay, active labor is defined as the cervical dilatation 4 to 7 centimeter more frequently, lengthen characterized by the phase of typically follows early labor where the dilatation of 0 to 3 centimeter. ठीक है, जो लेट फेस है वो कब तक कहलाती है, 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेशन तक। लेकिन जहाँ से जब हमको लगता है कि सर्विक्स का डायलेटेशन कितना होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन 4 to 7 सेंटीमीटर हो गया है, मतलब एक्टिव फेस चालू हो गई है। सो स्टूडेंट, ये थे 100 MCQ जो हमने 3 क्लास में डिवाइड करके पढ़े, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी तरह OBG के और बहुत सारे MCQs हैं जो हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ हमारे क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।